नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का समय आप सभी को पता है। टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें नियमित रूप से मैं आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता हूँ, जिसका आप लोग अभ्यास करते हैं। अभ्यास सेशन जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही, आपकी परीक्षा में सफलता के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। तो नियमित रूप से आप हमारे साथ जुड़ के और प्रैक्टिस किया करिए। साथ ही दोस्तों आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, इसमें मेरा व्यक्तिगत जो है वो दोस्तों सीधी सी बात है। इसके लिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग किसी भी तरीके की कंजूसी ना करें। यदि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, उसके बदले सिर्फ और सिर्फ आपसे एक शेयर और लाइक की डिमांड कर रहा हूं, तो आप लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चलें, साथ ही बात करें, यदि मेंबरशिप लेना चाहते हैं आप इस सेशन का, तो आप लोगों को 250 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। आपको नंबर जो दिया गया है वो 7007701847, इस नंबर पे आप 250 रुपए का भुगतान करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों आपके राजनीतिक सिद्धांत एवं राजनीतिक विचारकों की क्लास। तो लगभग राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मैं खत्म कर चुका हूं। अब राजनीतिक विचारक आप लोगों के लिए मैं शुरू कर रहा हूं। तो अब जो लोग सिर्फ राजनीतिक विचारकों को पढ़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जितने राजनीतिक विचारक जो है आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, चाहे वो पाश्चात्य विचारक या आपके जो है वो भारतीय विचारक, अब जो है 2-4 दिन के बाद से आप लोगों को सारी सूचना दे दी जाएगी। अभी जो है आज मैंने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे लोग जो है मेरे पास इस बात के लिए भी जो है इंक्वायरी कर रहे थे कि सर मुझे राजनीतिक विचारक समझ में नहीं आते हैं। तो जितने लोग ऐसे हैं जिनको राजनीतिक विचारक समझ में नहीं आते हैं, उनके लिए सिर्फ राजनीतिक विचारक जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। तो आप लोगों को अगले हफ्ते से, मैं भी अगले हफ्ते से आप लोगों को राजनीतिक विचारक जो आपके सिलेबस में है, सारे राजनीतिक विचारकों को आपको पूरे डिटेल में, पूरे इत्मीनान से पढ़ाऊंगा। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7007701847 इस नंबर पे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलें, सीधे चलेंगे आज के सेशन की तरफ और आज के सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग लेंगे दोस्तों। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने आ गया है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और उसके बाद आप लोग प्रश्नों का उत्तर करना शुरू करिए। आपका पहला प्रश्न जो आज के सेशन का है वो ये है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है, क्या है स्वरूप? सावयवी, आर्थिक, कानूनी या राजनीतिक? चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। शिवांगी जी कह रही हैं आज बफरिंग, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, बारिश हो रही है पूर्वांचल में इस समय, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। थोड़ा बहुत बफरिंग यदि हो रहा होगा, यदि आपको आवाज क्लियर मिल रही है तो बफरिंग आपकी जो होगी वो अभी क्लियर हो जाएगी। 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी बफरिंग भी क्लियर हो जाएगी। आप लोग उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। चलें, तो आप लोग तेजी से उत्तर करना आप शुरू करिए, सभी लोगों से निवेदन। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, बार बार मुझे न कहना पड़े। जितने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। संतोष यादव जी कह रहे हैं सर मैंने किया था SMS। संतोष जी आपको जो है वो फोन किया था मैंने, लेकिन आपका जो है वो जो नंबर है वो बस व्यस्त बता रहा है। तो आप मुझे फोन करिएगा कल दिन में। SMS में ज्यादा कुछ क्लियर नहीं कर पाऊंगा आपको, तो फोन कर लीजिएगा एक बार। चलें, आप सभी लोग उत्तर करिए। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है सावयवी, आर्थिक, कानूनी या राजनीतिक? तो आप सभी लोगों का उत्तर जो है आ रहा है इस प्रश्न के लिए। आप सभी लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, सावयवी। तो सावयवी सिद्धांत जो है दोस्तों आपका जो मनुस्मृति में है, इसमें राज्य के आंगिक सिद्धांत की बात की गई है। सीधी सी बात है, आप लोग इसको जो है वो, सावयव का मतलब होता है शरीर के अंगों के समान। तो शरीर के 7 अंगों के समान जो है वो इन्होंने व्याख्या की है। तो आप लोग अपना उत्तर जो है इस प्रश्न में बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर जो होगा वो सावयवी हो जाएगा। 7 अंग कौन कौन से हैं यदि आपको याद है तो कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग तेजी से कमेंट करिए। बारिश हर जगह, थोड़ी बहुत बारिश जो है वो हर जगह हो रही है। जो ये सावयवी सिद्धांत में इन्होंने जिन 7 अंगों की जो का जिक्र किया है, 7 अंगों का उल्लेख जो मनुस्मृति में किया गया, उन 7 अंगों को आप लोग तेजी से लिख के बताइए 7 अंग कौन कौन से हैं।
चलें, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। चलें, अब नहीं बफरिंग होगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। चलें, कोई बात नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सावयवी सिद्धांत के अंतर्गत जो है वो 7 अंगों का उल्लेख किया गया है। 7 अंगों में जो है दोस्तों, सबसे पहला आपका स्वामी, नोट कर लीजिएगा यदि आपको याद नहीं है तो आपसे बार बार पूछा जाता है। अमात्य, चलें, तीसरा जो है दोस्तों वो आपका पुर है। चौथा जो है आपका राष्ट्र है। पांचवा जो है आपका कोष है। छठा जो है आपका दोस्तों दंड है। और 7वां अंग जो है वो आपका मित्र। चलें, तो इन 7 अंगों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपके सावयव सिद्धांत के अंतर्गत मनुस्मृति में जिन 7 अंगों का उल्लेख किया गया है उसमें आपके स्वामी, अमात्य, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र, ये आपको मनुस्मृति में देखने को मिलेगा। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आया है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? सबसे पहले जो है दोस्तों, जो वर्तमान में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है, इसका उल्लेख भारतीय यदि ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले आपको आपके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप लोगों को बताना है कि मंत्रियों के लिए नियुक्ति की योग्यता क्या थी। आप लोग योग्यता बताएंगे, माफ करेंगे, नियुक्ति के लिए आधार क्या था। आधार पूछा गया है योग्यता, वंशानुगत, राजा की अनुकंपा पर, इनमें से कोई नहीं। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कारण है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं? आप लोगों के अकाउंट बैलेंस से पैसा कट जाता है, या जो बार बार मैं कहता हूं, कई बार आप लोग जो है इसके लिए मुझे टोक भी चुके हैं। हो सकता है किसी किसी का ईगो जो है वो बीच में आ जाता हो कि मैं वीडियो लाइक क्यों करूं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपसे यदि सिर्फ एक लाइक की डिमांड है, एक शेयर की डिमांड है, तो आप उसमें भी कंजूसी करें, ये ठीक नहीं है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलें, तो आप सभी लोग इस प्रश्न में ए विकल्प की बात कर रहे हैं, योग्यता की। तो योग्यता के आधार पे ही जो है मंत्रियों का जो होगा वो चयन होगा, ये आपके कौटिल्य महोदय ने बताया है। सबसे पहले योग्यता निर्धारित की है, और वर्तमान जो हमारी व्यवस्था है उसके लिए मंत्रियों के लिए कोई योग्यता नहीं है। कोई भी अंगूठा छाप व्यक्ति भी जो है वो मंत्री बन सकता है। लेकिन कौटिल्य महोदय की जब आप बात करेंगे तो इन्होंने जो है वो आपके योग्यता का निर्धारण किया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। चलें, बहुत ही बढ़िया। अगले प्रश्न पे आ जाइए आप लोग। चलें, इसी बीच में आप लोग मैसेज भी करने लगते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, उत्तर करेंगे। तो आप सभी लोग इसमें सप्तांग सिद्धांत का ही चुनाव कर रहे होंगे, कहीं कोई जो है वो समस्या नहीं होगी। सप्तांग सिद्धांत आपके कौटिल्य के द्वारा भी दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। सावयव सिद्धांत जो है वो आपके मनुस्मृति में आपको देखने को मिलेगा, और सप्तांग सिद्धांत जो है आपको, दोनों जो है वो बार बार कंफ्यूज करता है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों एक साथ नहीं पूछा जाता है। आप लोग इस प्रश्न में यदि बी विकल्प की बात कर रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या मनु और जो है वो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों में जो 7 अंग बताए गए हैं उसमें कुछ अंतर भी है? यदि अंतर है तो आप लोग बताइए मुझे तेजी से।
या सीधे बताइए, सप्तांग जो सिद्धांत है मनु का, कौटिल्य का, इसमें जो 7 अंग हैं उनकी उनको जो है क्रम से बता दीजिए आप सभी लोग। क्रम से बताइए 7 अंग कौन कौन से बताए हैं सप्तांग सिद्धांत में। चलें, इसमें भी जो है वो आपका स्वामी, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपके स्वामी आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे अमात्य, कहीं कहीं जो है आपको मंत्री लिखा मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यदि मंत्री आपको दे दे तो अमात्य का मतलब जो होता है वो मंत्री होता है। उसके बाद से आपका कोष, दंड, दुर्ग, चले जनपद और मित्र, ये 7 जो है आपके कौटिल्य के अनुसार हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कौटिल्य के अनुसार और आपके जो है वो मनु के अनुसार, दोनों में अंतर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको 7 को नोट कर लेंगे। कई बार नोट करा चुका हूं, ये फाइनल आप लोगों को नोट करा रहा हूं। अब इसके बाद आप लोगों को कभी भी नोट नहीं कराऊंगा। आप लोग आज फाइनली जिनको नोट करना है एक जगह, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? उत्तर करेंगे, मनु का जो विराट पुरुष है वो आप सभी को पता है दोस्तों कि कुछ राजाओं की शक्तियों से मिलके, यानी कुछ राजाओं के अंशों से मिलके उनका निर्माण होता है। तो कितने राजाओं जो है, कितने ईश्वर जो है वो कितने देवताओं की शक्तियों से मिलके जो है इनके विराट पुरुष का निर्माण हुआ है, और वो कौन कौन से हैं बता दीजिए तेजी से। 4, 7, 15 और 8। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, बिल्कुल। तो आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए आ रहा है। जो लोग इसमें 8 देवताओं की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। 8 देवताओं के जो है वंशों से मिलके आपके मनु के विराट पुरुष का जो है वो निर्माण होता है। चलें, उत्तर आप सभी का जो है वो बिल्कुल सही है। 8 देवता कौन कौन से हैं? आपके वायु हैं, यम है, वरुण, अग्नि, सूर्य, कुबेर, इंद्र जो है, इनके जो है वो अंशों से मिलके आपके विराट पुरुष का निर्माण होता है। तो आप लोग इस प्रश्न में 8 देवताओं को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौटिल्य ने अपने राज्य मंडल से विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है दोस्तों? विजिगीषु के राजा के रूप में। जो विजेता होगा, जो शत्रु था, विजेता का सहयोगी, शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, चंद्रशेखर पांडे जी 7 नहीं है, 8 देवताओं के जो है वो संयोग से निर्मित हुआ है। चलें, उत्तर करेंगे। विजिगीषु का राजा ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, जो विजेता होगा। चलें, तो आप सभी लोग जो विजिगीषु के राजा के रूप में विजेता का चुनाव कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर बिल्कुल निर्विवाद रूप से सही होगा। ए विकल्प के साथ आप जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ए विकल्प आपका सदैव सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? प्रथम सत्याग्रह आप लोगों को बताना है दोस्तों। आपको चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दिया है। तेजी से उत्तर करेंगे। चले मनीष जी, नमस्कार।
दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने सारे लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी लोग थोड़ा सा अपने अंगूठे को कष्ट मेरे लिए दे दीजिए। एक बार अपने अंगूठे से, आप लोग अपने पावन अंगूठे से एक बार जो है वो लाइक बटन को टच कर दीजिए, मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों को। चलें चलें उत्तर करिए। ए विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? आप लोग तेजी से साल बता दीजिए। चलें ये विकल्प आपका सभी का बिल्कुल सही है। वर्ष बता दीजिए, किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया था महात्मा गांधी ने? अब चंपारण सत्याग्रह तो आप लोगों को महात्मा गांधी का याद होना चाहिए सभी लोगों को। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये दो चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होगा। बाकी को तो आगे पीछे आप जो है यदि पढ़े होंगे तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अरेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जितने लोगों का चंपारण सत्याग्रह के लिए 1917 के लिए उत्तर आ रहा है, 1917 में जो है वो आपके चंपारण सत्याग्रह, और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में जो है वो महात्मा गांधी जी जो है वो गए थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में अध्यायों की संख्या बता दीजिए आप सभी लोग। आपको 10, 11, 12 और 15 दिया है। चलें कुछ लोगों ने अभी भी अपने पावन अंगूठे को बचा के रखा है। देखते हैं कब तक उनके पावन अंगूठे का स्पर्श जो है वो लाइक बटन को मिल जाता है। चलें तेजी से उत्तर करिए। जी राजकुमार शुक्ल जी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उनकी मुलाकात हुई थी महात्मा गांधी जी से, और उन्होंने ही जो है वो महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था चंपारण में। चलें, जिन लोगों ने कर दिया है उनका बहुत बहुत आभार। अपने दिल की गहराइयों से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं मैं। बाकी जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे निवेदन है कि अब कर दीजिए। कितना इंतजार कराएंगे आप लोग। चलें तो आप सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। 12 अध्याय हैं इसमें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। संभवतः कल भी आप लोगों को मैंने ये प्रश्न कराया था। तो आपके 12 अध्याय जो है वो आपके मनुस्मृति में देखने को मिलेंगे। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा सी विकल्प के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, निम्न में से कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है? गांधी जी का स्वदेशी दायरा आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा पहलू जो है गांधी जी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी सही हैं। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें मोहित जी का कुछ पता नहीं चला, किसी से संपर्क नहीं हुआ मोहित जी से? चलें तेजी से उत्तर करिए। देव भाई पटेल जी, आप काफी पीछे चल रहे हैं, वीडियो को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए आप लोग, जो लोग पीछे चल रहे हैं। अभी कई सारे लोग 12 उत्तर दे रहे हैं, जो है आप लोग वीडियो को रिफ्रेश करिए। चलें तो आप लोग इस प्रश्न में धार्मिक का यदि चुनाव करेंगे तो उत्तर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेशी के दायरे में जो है वो धार्मिकता नहीं आ सकती है। धर्म को जो है वो किसी देश के आधार पे नहीं विभाजित किया जा सकता है। चलें, आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलें, अगला प्रश्न, कौटिल्य की षड्गुण नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? विग्रह, मैत्री, यान और संधि, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। क्या सम्मिलित नहीं है कौटिल्य के षड्गुण नीति में? चलें, अब आप लोग काफी पीछे चल रहे हैं। स्ट्रीमिंग तो इतनी लेट नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है काफी पीछे चल रहे हैं। एक बार सभी लोग अपना अपना वीडियो रिफ्रेश कर लीजिए दोस्तों। चलें, तो जो लोग इसमें मैत्री की बात करेंगे उनका उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। जो आपके सद्गुण नीति है, विदेश नीति से संबंधित है, ये आप सभी को पता है, इसमें मैत्री की बात नहीं की गई है। विद्या, यान और संधि जो है आपके सद्गुण नीति में आती है। बाकी कौन कौन सी चीजें आती हैं आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, संधि, विग्रह, यान दिया हुआ है, 3 चीज दिया हुआ है। बाकी जो है वो 3 और नोट कर लीजिए आप लोग। 3 दिया हुआ है तो चौथा नोट करिए। चौथा आप सभी लोगों को सभी पता होने चाहिए। आसन, चलें, सद्गुण नीति में जो 6 चीजें हैं उसमें चौथा जो है आपका आसन है, 5वां जो है वो आपका द्वैधि है, अब पेन ही नहीं चल रहा है मेरा, द्वैधि है। और आपका जो छठा है दोस्त, छठा आपका संश्रय है। तो ये 6 चीजें, विग्रह, यान, संधि, आसन, द्वैधि और संश्रय, ये आपके सद्गुण नीति में जो है ये 6 चीजें हैं। ये सभी लोगों को 6 की 6 याद होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई जो है आपसे गुंजाइश नहीं है। यदि आपसे इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, हर बार एक ही विकल्प आपको मिले, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपको छयों के छयों जो होने चाहिए याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, भीष्म शांति पर्व, मैकियावेली राजनीति, प्लेटो लाज। उत्तर करेंगे तेजी से। जी बिल्कुल, उत्तर करेंगे। अरे मेरा नेट एकदम बुलेट के जैसे चल रहा है, मेरे नेट में कोई समस्या नहीं है। स्ट्रीमिंग यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो रही है, हो जाता है कभी कभी। चलें, तो आप लोग उत्तर करेंगे। सी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। राजनीति का संबंध किससे है? अरस्तु से। चलें, अब मैं लिखूंगा नहीं, लिख रहा हूं कुछ और, हो रहा है कुछ और, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। मैकियावेली की पुस्तक का नाम बता दीजिए आप सभी लोग। मैकियावेली की पुस्तक का नाम कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, संतोष जी का उत्तर आ गया है, द प्रिंस के लिए। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारत में निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है? कौन सा वो भारतीय प्राचीन ग्रंथ है जिसमें राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन किया गया है? वेद, रामायण, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति, चारों में से एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, अपने पावन अंगूठे का प्रयोग करके वीडियो को लाइक करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें आप सभी लोग, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। चलें,
जी बिल्कुल। चलें, तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में आना चाहिए मनुस्मृति के लिए। मनुस्मृति में सबसे पहले जो है वो आपके दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया है। उत्तर आपका जो होगा वो डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग मनुस्मृति की बात करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या है। कितनी संख्या है मंडल का निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या? आप लोग बता दीजिए। 8, 10, 12 और 14, किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलें, जितने प्रश्नों को आप लोगों को करा रहा हूं, इतने ही प्रश्नों को ऑनलाइनर में कन्वर्ट करके, और 75% टीचर जो आजकल पढ़ा रहे हैं डिटेल में आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लास के नाम पे, आप लोगों को इन्हीं प्रश्नों को ऑनलाइनर में कन्वर्ट करके और आपको लिखवा के और आपको जो है वो निपटा देंगे, जो है वो मनु और कौटिल्य को। और वहां पे आप लोग जो है वो बहुत रुचि के साथ पैसा भी देते हैं, जो है उन लोगों की वीडियो लाइक और शेयर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो उदासीनता का परिचय देते हैं। चलें, उत्तर करिए आप लोग। चलें, तो जो लोग इसमें 8 की बात करेंगे, 8 राज्यों से मिलके जो है ये मंडल का निर्माण होता है। चलें, 8 राज्यों से मिलके होता है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प का चुनाव करेंगे। जितने लोग ए विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, राज्यों की संख्या पूछी है, ध्यान देंगे, माफ करेंगे। 12 से मिलके, 12 राज्यों से मिलके जो है वो मंडल का निर्माण होता है। राज्य पूछा हुआ है, गलती हो गई हमसे। मंडल सिद्धांत में जो है वो मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या जो है वो 12 है। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ध्यान दिलाने के लिए। अगला प्रश्न आपको जो दिया है दोस्तों, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? प्रशासन को स्वयं चलाने वाले राजा को मूर्ख किसने बताया है? कौटिल्य, मनु, शुक्राचार्य और भीष्म। वह राजा जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उसे मूर्ख किसने कहा है? आप लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे। चलें, 12 राज्य हैं और 4-4 जो है वो ग्रुप में बांट के बृहद राज्य के निर्माण की बात जो है वो की जाती है। ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है मैंने गलत बता दिया, 8 बता दिया। चलें, अब कोई बात नहीं है। आ जाइए अगले प्रश्न पे। जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? कौटिल्य, मनु, शुक्राचार्य और भीष्म। चलें, तो जो लोग इसमें मनु महोदय का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, आपका उत्तर इस प्रश्न में मनु महोदय के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तेजी से उत्तर करिए। एम.एन. राय, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, गोखले। चारों में से एक को चुनिए। चलें, तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा सभी को पता है, महात्मा गांधी जी ने दी थी।
इसमें पूंजीपतियों के जो है वो इन्होंने कहा था कि आप अपनी ही जो है अपनी संपत्ति का उतना ही प्रयोग करिए जितना आपके लिए आवश्यक है, बाकी समाज के कल्याण में आप लगा दीजिए। अभी इसकी व्याख्या जानबूझ के नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक और प्रश्न है जो इससे संबंधित है, वो आएगा तो मैं आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा इसको। चलें आगे। महात्मा गांधी के न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है आप लोग बताएंगे? संशोधनवादी समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद, मानव चेहरे के साथ पूंजीवाद। तेजी से उत्तर करिए। अच्छा, इसमें 3 ही विकल्प दिया है, चौथा ले लीजिए सभी। चलें तेजी से उत्तर करिए। न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में क्या कह सकते हैं? उत्तर करेंगे तेजी से। चलें, तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी जो है अपने न्यासधारिता सिद्धांत में इन्होंने जो है वो पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की बात की थी। इन्होंने कहा था कि पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो अपने उपयोग के लिए जितना उनको आवश्यकता है उतना उपयोग करेंगे, बाकी अपने धन का जो है वो सदुपयोग समाज के कल्याण के रूप में करेंगे। तो इन्होंने पूंजीपतियों को स्वीकार किया है, लेकिन उनके हृदय परिवर्तन की बात ही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पूंजीवाद जो होगा वो मानवीय चेहरे के साथ आपको जो न्यासिता का सिद्धांत या न्यायधारिता का सिद्धांत जो है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें इन्होंने जो है वो पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की बात की है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की बात जो है वो किसने की है, या पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की अवधारणा को किसने जो है वो प्रतिपादित किया है, तो ये महात्मा गांधी ने किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यायधारिता का लक्ष्य है अधिकारों की स्थापना, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना, आर्थिक समानता की स्थापना, उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। तेजी से उत्तर करें। चलें, तो जो लोग इस प्रश्न में दोस्तों बी विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी को एक अराजकतावादी के रूप में जाना जाता है और इन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया है, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की वकालत ये भी करते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने जो है वो वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात की है, वैसे ही महात्मा गांधी भी जो है वो आपके वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाएंगे। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलें, और न्यासधारिता के यदि आपसे लक्ष्य पूछे जाएं, ध्यान रखिएगा, न्यासधारिता के यदि आपके लक्ष्य पूछे जाएं तो आप लोग लक्ष्य नोट कर लीजिए सभी लोग। इस सिद्धांत का जो है वो लक्ष्य क्या था, बहुत ही कम जगहों पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहला जो इसका लक्ष्य है वो है आपका अमीरों का नैतिक विकास। चलें, अमीरों का नैतिक विकास। यदि पेन चल जाएगा तो लिख दूंगा नैतिक विकास। चलें, दूसरा जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था न्यासधारिता के सिद्धांत का, वो किया था गरीबों का आर्थिक विकास। अमीरों के नैतिक विकास की बात करते हैं और गरीबों के आर्थिक विकास की बात करते हैं। चलिए, तीसरा इन्होंने कहा था वर्ग विहीन समाज की स्थापना। जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो किया है
वर्ग विहीन समाज की स्थापना। आप लोगों से जब भी कभी पूछा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चौथा जो है वो आर्थिक समानता। आर्थिक समानता ले आना चाहते थे। ये चार महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं आपके न्यासधारिता सिद्धांत के। इसमें अमीरों का जो है यानी धनी व्यक्तियों का नैतिक विकास होगा और उनसे जो है उनका क्या होगा, हृदय परिवर्तन होगा। और हृदय परिवर्तन के बाद से पूंजीपति या अमीर जो हैं वो अपनी संपत्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा जो उनके लिए आवश्यक है उसका वो अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उसका प्रयोग करेंगे और अधिकतम जो एक बड़ा हिस्सा है वो समाज के कल्याण के लिए करेंगे। इसलिए इन्होंने अमीरों के नैतिक विकास की बात की। वहीं गरीब जो हैं उनको आर्थिक विकास मिलना चाहिए, आर्थिक विकास, गरीबों के आर्थिक विकास करने की बात की। तीसरा इन्होंने कहा कि समाज जो होना चाहिए वो वर्ग विहीन होना चाहिए, यानी अमीर और गरीब में समाज विभाजित नहीं होना चाहिए और पूरा समाज जो होना चाहिए आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए। समाज में जितने लोग हैं आर्थिक रूप से जो है वो समानता रखते हों, इस बात का उल्लेख जो है आपके न्यासधारिता का जो सिद्धांत है वो उसके लक्ष्यों के रूप में इन्होंने महात्मा गांधी ने बताया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे अब चलेंगे। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित, चलें प्रश्न अभी चेंज नहीं हुआ है, चेंज होना देते हैं। प्रीति द्विवेदी जी कह रहे हैं हम तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं। लक्ष्य जो है मैंने आपको सारे लक्ष्य बता तो दे दिए। न्यासधारिता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा और उसके जो है वो कुछ लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को जो है महात्मा गांधी जी ने बताया है। चलें, निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था? स्वराज की अवधारणा का अंग इसमें से कौन सा नहीं था? आप लोग उत्तर करेंगे। आपको स्वशासन, सर्वहित की खोज, नैतिक रूप में, श्रेष्ठ व्यक्ति का शासन, विधि का शासन। उत्तर करिए तेजी से। अजय कुमार जी काफी जल्दीबाजी में लग रहे हैं आप। मेरी जिम्मेदारी सबको साथ लेके चलनी है। यदि जिन लोगों को प्रश्न आता है या जिसको पता है उन सभी भाइयों से निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। चलें, निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं है? आपको स्वशासन दिया है, सर्वहित की खोज, नैतिक रूप में श्रेष्ठ व्यक्ति का शासन या विधि का शासन। तो आप लोग इस प्रश्न में यदि जो है वो डी विकल्प का चुनाव करेंगे तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। विधि के शासन का तो समर्थन ही नहीं किया है महात्मा गांधी ने कहीं पर भी, जो है चूंकि राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं, अराजकतावादी विचारक इनको जो है वो कहा जाता है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे, विधि के शासन को ये स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए आपको जो इनके स्वराज में जो है वो विधि का शासन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी स्वराज जो होगा वो स्वशासन पे आधारित होगा, सर्वहित की खोज में होगा और नैतिक रूप से जो है व्यक्ति का शासन होगा। चले, नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति, जिस व्यक्ति में जो है वो नैतिकता सबसे अधिक होगी वही जो होगा वो शासन करेगा अपने नैतिकता के आधार पे। तो इसका जो है उल्लेख स्वराज में आपके महात्मा गांधी ने किया है अपने स्वराज सिद्धांत में। चलें, आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक है गिरि प्रवचन, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, भारत की खोज। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक है गिरि प्रवचन, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, भारत की खोज। चलें, बिल्कुल सबको साथ लेके चलूंगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो।
आप सभी को भी कल जाके जो है वो शिक्षक बनना है, और आप क्लास में सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों पे जो है ध्यान नहीं दे सकते जिनको एक बार कोई चीज आपने बताई और उनको समझ में आ गई। तो सिर्फ आप लोगों से देखिए, पढ़ने का मतलब ये है कि पढ़ने के साथ कुछ पढ़ाने का तरीका भी सीखिए। चूंकि आपको टीचर बनना है तो आप लोग जो है सभी विद्यार्थियों को साथ में लेके चलिएगा। मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, कभी भी सिर्फ उन विद्यार्थियों पे फोकस ना करिएगा जिनको सब कुछ समझ में आ गया। यदि आपकी क्लास में एक भी बच्चा ऐसा है जो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो सबसे ज्यादा फोकस आप उसको समझाने पे करिएगा, तभी आपकी शिक्षा का जो होगा वो सही मूल्य जो होगा वो निर्धारित हो पाएगा, या आपकी शिक्षा का सही सदुपयोग हो पाएगा। चलें, तो जो लोग इसमें सत्य के साथ मेरा प्रयोग के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा सी विकल्प में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, गांधी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया? आपको बताना है दोस्तों किस पर बल दिया है महात्मा गांधी ने। राजनीति का आध्यात्मिकरण, राजनीति का धार्मिकीकरण, राजनीति का विकेंद्रीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें, चलें, आपका समय जो है यहाँ पे समाप्त हो चुका है। चलो, चलें, तो जो लोग इसमें राजनीति का आध्यात्मिकरण की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीति के आध्यात्मिकरण का जो है पर जो है इनका बल था, तो आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, राजनीति का धार्मिकरण नहीं। जब दोनों प्रश्न एक साथ दिया हुआ है, अरे जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे भी मन में कुछ हो तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि नहीं, आप लोग तो ऐसा लगते हैं। चलिए, तो राजनीति के आध्यात्मिकरण पे जो है इन्होंने बल देने का प्रयास किया था, धार्मिकीकरण पे नहीं। धर्म से जो है वो राजनीति को धर्म से जोड़ना चाह रहे थे, ये सामान्यतः किताबों में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म जो है वो आध्यात्म से जुड़ा विषय है और आपका आध्यात्मिकरण करना चाह रहे थे। क्योंकि अध्यात्म जो होता है वो मन की शांति के लिए जो है वो व्यक्ति की प्रगति के लिए सारी चीजें जो होती हैं वो आध्यात्म से ही जो है वो निकली हैं, और आध्यात्मिक जो है वो विचारों से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो आपका आध्यात्मिकरण पहले है, धार्मिकरण बाद में है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आध्यात्म से जोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि भारत जो है वो विविध धर्मों का देश है, इसलिए इन्होंने जो है वो आध्यात्मिकरण पे बल दिया था। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कथन और कारण के रूप में दिया है और इसको थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। चलें, दोनों को पढ़िएगा ध्यान से और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करिएगा। कथन दिया है, स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। कारण दिया है, दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। कह तो रहा हूं बी इसलिए नहीं कि आध्यात्म और धर्म में दोनों में अंतर है। राजनीति के जोड़ने की, जब धर्म से आप जोड़ेंगे तो मान लीजिए कि 10 धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लाम है, जो है बौद्ध धर्म है, तो सभी धर्मों का जो मूल है वो आध्यात्म है और आध्यात्म से जोड़ना चाह रहे थे। हालांकि किताबों में जो है वो मैक्सिमम जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा धार्मिकीकरण, लेकिन किसी एक धर्म से यदि राजनीति को जोड़ दिया जाए तो बाकी धर्म क्या करेंगे? बाकी उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए राजनीति को आध्यात्म से जोड़ने का प्रयत्न महात्मा गांधी ने किया है। जो सबसे शुद्ध इनकी व्याख्या है वो आध्यात्म की है।
धर्म की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ मिलता है बहुत सारी जगह, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलें, इस प्रश्न में आपको दिया है स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। तो जो लोग इसमें ये विकल्प चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला भी है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, किसने कहा है? चलें, चलें तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न में। तिलक, एनी बेसेंट, एम एन राय, महात्मा गांधी, चारों में से किसी एक को चुनिए। चले, बहुत ही बढ़िया। प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा, किसने कहा है? सभी लोग उत्तर कर रहे हैं। आप सभी लोग जो है इस प्रश्न में, उम्मीद है कि आप लोग डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। चलें, तो जो लोग इसमें महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। गणराज्य कहने का मतलब क्या है? गणराज्य कहने का सीधा सा आशय होता है कि इसमें जो होगा वंशानुगत शासन नहीं किया जाएगा, जो इसका मुखिया होगा उसका जो है वो चुनाव किया जाएगा। तो आप लोग जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे। ये विकल्प महात्मा गांधी के लिए आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे किससे? थेरो की कृतियों से, टॉल्स्टॉय की कृतियों से, रस्किन की कृतियों से, या इनमें इन सभी की कृतियों से? तेजी से उत्तर करेंगे। आप सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि अपने पावन जो है वो अंगूठे का प्रयोग करके लाइक बटन को हिट करें और उसके बाद से जो है मुझे कृतार्थ करने का की कृपा करें। आप सभी लोग हिट ना करें, स्पर्श करें। माफी चाहता हूं एक बार फिर से। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि अपने जो है वो पावन अंगूठे का प्रयोग करके लाइक बटन को स्पर्श करें और मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। चलें, तो इस प्रश्न में आप सभी लोगों का उत्तर जो होगा वो डी विकल्प के लिए होगा। सभी की कृतियों से, थेरो, टॉल्स्टॉय और रस्किन, इन सभी से जो है वो थोड़ा बहुत प्रभावित थे कि अलग अलग विचारों के संदर्भ में। आगे प्रश्न आएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे किस विचार से जो है वो किससे संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो दिया है, गांधी का स्वशासन से अभिप्राय है। गांधी का स्वशासन से क्या अभिप्राय है? उत्तर करेंगे। स्थानीय स्वशासन, देसी लोगों की सरकार, सामंतों की सरकार, शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। तेजी से आप लोग किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलो, चलें, तो इस प्रश्न में जो लोग जो है वो शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होने की बात कर रहे हैं। स्वशासन का मतलब क्या हो गया कि शासकीय नियंत्रण से जो है वो महात्मा गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि स्वशासन से जो उनका अभिप्राय है वो शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना है, यानी कोई शासक नहीं होगा। राजकतावादी इनको कहा जाता है। राज्य और शासक जो है और नियमों का इन्होंने उल्लेख जो है वो विरोध किया है। नैतिकता के आधार पे जो सबसे नैतिक व्यक्ति होगा, नैतिकता जिसमें जो होगी वो प्रचुरता में होगी, वो क्या करेगा? वही जो है वो शासन व्यवस्था को संचालित करेगा। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव करिएगा। अगला प्रश्न दिया, गांधी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? वर्ग विहीन समाज, समाजवादी राज्य, राम राज्य, अराजकतावादी राज्य? तेजी से उत्तर करेंगे। गांधी की कल्पना में जो आदर्श राज्य है वो कैसा होगा?
चलें, महात्मा गांधी ने कितने आदर्शों का उल्लेख किया है, एक बार तेजी से कमेंट करके थोड़ा बताइए आप सभी लोग। चलें, तो आप सभी लोग यदि दोस्तों इस प्रश्न में राम राज्य का चुनाव करेंगे तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आदर्श राज्य की जो इन्होंने कल्पना की थी वो आपके राम राज्य होगा। आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव करिएगा। और ध्यान रखिएगा, प्लेटो महोदय ने जो है वो आदर्श राज्य की कल्पना की है, और प्लेटो ने आदर्श राज्य में जो है वो आपके दार्शनिक शासक का विचार दिया, और आपके गांधी महोदय भी जो है वो आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, और इन्होंने जो है वो दो आदर्शों की बात की है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक जो है इनका पूर्ण आदेश, माफ करेंगे पूर्ण आदर्श, जो पूर्ण आदर्श है वो आपका राम राज्य है। और दूसरा जो इन्होंने कहा उसको दूसरे को बताया इन्होंने उप आदर्श। दूसरे को इन्होंने उप आदर्श, और इसको इन्होंने कहा अहिंसात्मक समाज। अहिंसात्मक समाज, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पूर्ण आदर्श के रूप में अभिव्यक्ति जो है वो राम राज्य की हुई है, और उप आदर्श की अभिव्यक्ति जो हुई है वो अहिंसात्मक समाज के रूप में हुई है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने मनुष्य के नैतिक विकास पे जो है वो जोर दिया है। मनुष्य का नैतिक विकास जो है वो इतना हो जाएगा कि जो है वो मनुष्य बिना लोभ लालच के क्या करेगा, अपना जो है वो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करेगा, और शासन व्यवस्था जो होगी वो आपके स्वेच्छा पूर्वक चलती रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये महात्मा गांधी जी का ऐसा सोचना था, और इन्होंने राम राज्य की कल्पना की है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राम राज्य की कल्पना जो है ये भी आपके नैतिकता पे आधारित है। सारी चीजें जो होंगी वो अपने आप संचालित होंगी। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। महात्मा गांधी ने समाजवाद का विकल्प क्या दिया था, आप लोग उत्तर करेंगे। सर्वोदय, न्यायधारिता, पंचायती राज, सत्य और अहिंसा। समाजवादी राज्य, हालांकि महात्मा गांधी को भी जो है वो समाजवादी माना जाता है, लेकिन इन्होंने जो है वो समाजवाद के विकल्प के रूप में एक नया विचार दिया था, उसको आप लोग तेजी से बताने का प्रयास करें। चलें, चलें, तो जो लोग इसमें जो है वो सर्वोदय का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी ने समाजवाद का जो विकल्प दिया था वो आपका सर्वोदय दिया था, और जो आपका सर्वोदय है वो आपको, और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि लुई फीसर एक जो है वो पत्रकार हैं जिनसे महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि मैं एक समाजवादी हूं। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने किससे कहा था कि मैं एक समाजवादी हूं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लुई फीसर से कहा था। और इस स्टेटमेंट से स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी ने समाजवाद का जो है वो समर्थन किया है, लेकिन समाजवाद को एक स्तर और ऊपर इन्होंने उठाना चाहा और सर्वोदय की इन्होंने कल्पना की है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन्होंने, और इनके जो समाजवाद का मूल आधार है वो आध्यात्मिकता है, धर्म नहीं, आध्यात्मिकता याद रखिएगा। अशुद्धता के साथ पढ़ेंगे तो धर्म पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबें धर्म लिखती हैं,
लेकिन वो धर्म नहीं है, आध्यात्मिकता है, आप लोग उसके साथ जाएंगे। चलें, सर्वोदय जो नैतिकता और आध्यात्मिकता के आधार पे जो है वो शासन व्यवस्था को संचालित करेगा, वो आपके समाजवाद का एक विकल्प होगा, इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। गांधीवाद के प्रमुख विचारों में है सत्य और अहिंसा, समाजवाद, पंचायती राज्य, जाति विहीन समाज। तेजी से उत्तर करेंगे। आप सभी दोस्त जो है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आप सभी लोग दो दो चार चार लोगों को जोड़ें, इवन एक एक लोगों को जोड़ें, तब भी आपकी संख्या जो है वो 200 से ऊपर पहुंच सकती है। आप लोगों की 250 क्लास हो गई है और संख्या अभी भी जो है वो 200 तक आप लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ न्याय करिए और सभी लोग एक एक दो दो व्यक्तियों को जोड़ने का अवश्य प्रयास करिए। चलें, तो इस प्रश्न में आपसे जो है पूछा गया है कि गांधी के विचार, आप गांधीवाद के प्रमुख विचार हैं, तो सत्य और अहिंसा गांधीवादी विचार है, आप सभी को पता है। लुई फिशर से इन्होंने कहा ही था कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूं, कोई समस्या नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था का जो है वो गांधी जी समर्थन कर रहे थे, कुटीर उद्योगों का समर्थन कर रहे थे। जाति विहीन समाज दिया है। दोस्तों, जाति विहीन समाज के बारे में जो है गांधी जी का विचार नहीं है, इन्होंने वर्ग विहीन समाज की तो बात की है, वर्ग विहीन, लेकिन जाति विहीन समाज के बारे में जो है इन्होंने नहीं किया है। तो आपको इसको जो है वो निकालना पड़ जाएगा। तो 1 2 3 आपका सिर्फ विकल्प जहां भी दिया होगा, सी विकल्प आपका जो होगा वो सही होगा। आप लोग सी विकल्प के साथ जाइएगा। आपके सत्य और अहिंसा, समाजवाद और पंचायती राज, ये तीनों आपके गांधीवाद में देखने को मिलेगा, लेकिन जाति विहीन समाज नहीं मिलेगा, आपको वर्ग विहीन समाज मिलेगा। तो इन्होंने वर्ग विहीन समाज का समर्थन किया है, जाति विहीन समाज का नहीं। आप लोग ध्यान रखेंगे, जाति विहीन समाज का इन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। आपका 1 2 3 सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। असहयोग विषय अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे। असहयोग के विषय में जो गांधी जी के विचार थे वो किससे जो है वो, चलें, प्रीति जी कह रही हैं किसको शेयर करें सर। जो भी आपके दोस्त मित्र हो, जो लोग पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हो, आपने जो है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, तो आपके स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपके दोस्त रहे होंगे जो आपके साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़े रहे होंगे। यदि कोई भी नहीं है तो फेसबुक पे शेयर करिए। चलें, कोई बात नहीं। असहयोग के विषय में गांधी जी जो है वो किससे प्रभावित थे, उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, चलें, तो ये जो असहयोग है, इस शब्द को जो है, इस शब्द की उत्पत्ति ही जो है दोस्तों, या इस शब्द की का पहली बार प्रयोग आप यू कह सकें या आविष्कार कह सकें, तो इस शब्द को जो है वो थेरो ने प्रयोग किया था। और असहयोग के संबंध में महात्मा गांधी जो है वो आपके थारो के विचारों से जो है वो संबंधित है। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाइएगा। ये असहयोग का जो विचार है सबसे पहले आपके थारो महोदय लेके आए थे। तो आप लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का ही चुनाव करेंगे, क्योंकि थारो के विचारों से ही जो है वो असहयोग का विचार महात्मा गांधी जी ने जो है वो प्रभावित होकर लिया था। तो उत्तर आपका इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था। अब आप लोग बताइए कि न्यूनतम विचार जो है वो किसका प्रभाव पड़ा है महात्मा गांधी पे। आपको रस्किन, आपको हेनरी यूरो या यूरो दिया हुआ है, कहीं थेरो दिया रहेगा, चलिए कोई बात नहीं। आपको लियो टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स, तो चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और बताइए न्यूनतम किसका जो है वो इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। चलें, तेजी से उत्तर करें।
चलें, तो इस प्रश्न में आप लोग जो है बात किसकी कर रहे हैं? आप सभी लोग जो है कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं। चलो, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स महोदय और महात्मा गांधी महोदय दोनों जो है वो राज्य का विरोध करते हैं, दोनों जो है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कार्ल मार्क्स के जो है वो वर्ग विहीन समाज की स्थापना में और आपके महात्मा गांधी के जो है वर्ग विहीन समाज की स्थापना में दोनों में अंतर है। जो आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं ये क्या कहते हैं? ये क्रांति का समर्थन करते हैं, इन्होंने क्रांति का समर्थन किया है। और महात्मा गांधी ने किसका? असहयोग, सत्य और अहिंसा, या तो सीधा आप कह सकते हैं कि अहिंसा। अहिंसा का जो है वो प्रयोग महात्मा गांधी ने किया है। तो आपके कार्ल मार्क्स का जो है वो प्रभाव तो गांधी पे पड़ा है, लेकिन बहुत ही कम पड़ा है। बाकी आपके रस्किन का, थेरो का और टॉलस्टॉय, इन सभी का प्रभाव जो है पूर्ण रूप से गांधी जी पे पड़ा, लेकिन आपके कार्ल मार्क्स के विचार जो है आंशिक रूप से जो है वो गांधी जी ने स्वीकार किए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि इन कार्ल मार्क्स ने जो है वो क्रांति का सहारा लिया है और आपके महात्मा गांधी ने जो है वो अहिंसा का सहारा लिया है। बाकी दोनों जो है वो वर्ग विहीन समाज की और जो है वो राज्य को अस्वीकार करते हैं। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? उत्तर आप लोग तेजी से करेंगे जी। क्रांति का नहीं, शांति का। जी बिल्कुल, शांति, अहिंसा, शुद्ध शब्द जो होगा वो अहिंसा होगा, जो गांधी जी ने प्रयोग किया है। आवाज नहीं आ रही है, ऐसी क्या बात है? आवाज नहीं मिल रही है क्या आप लोगों को? अभी भी नहीं मिल रही है? चलिए अब मिलेगी आवाज। अभी तो मिल रही है ना? चलें, बिल्कुल अब मिल रही होगी। अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए उत्तर करिए तेजी से। चलें, जो लोग इसमें जो है अरविंद घोष की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरोध या अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक जो है वो आपके अरविंद घोष को जाना जाता है। उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया, अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, यह किसने कहा था? चलें, तेजी से उत्तर करिए। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, किसने कहा था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, या आपके जो है बाबा आमटे। चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए और उत्तर करिए तेजी से। जी तेजी से उत्तर करें। चलें, तो ये जो है स्टेटमेंट भी महात्मा गांधी जी से ही संबंधित है। क्योंकि महात्मा गांधी जी को करा रहा हूं तो आप लोगों के कुछ स्टेटमेंट है उसको भी कराना जरूरी है। तो आप लोग इसमें जो है ध्यान रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको जो है वो अच्छे से ध्यान नहीं है या याद नहीं है तो अहिंसा के साथ जो है वो सत्याग्रह को मिलाने की बात किसने की है, बस इतना याद कर लीजिए। अहिंसा और सत्याग्रह की खिचड़ी जो है वो महात्मा गांधी जी पका रहे थे। तो आपको जो है कभी भूलेगा नहीं और आपका प्रश्न यदि आ जाएगा तो गलत भी नहीं होगा। तो जो है अहिंसा और सत्याग्रह दोनों को मिला के खिचड़ी बनाई जो है वो गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि
अपनी प्रजा की खुशी में उसकी जो है खुशी उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। मैकियावेली ने कहा है या मनु ने कहा है या कौटिल्य ने या चंद्रगुप्त ने, किसने कहा है? इस स्टेटमेंट के लिए आप लोग बता दीजिए। अपनी प्रजा की, प्रश्न इतना लंबा चौड़ा दिया है लेकिन मेन चीज आपको बस इतना ही है कि अपनी प्रजा की खुशी में जो है उसकी खुशी, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण। तो प्रजा की खुशी में खुशी और कल्याण में कल्याण की बात कौन करता है? आप लोग तेजी से उत्तर करें इस प्रश्न के लिए। चलो, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी जो है वो प्रजा की खुशी में खुशी की बात आए और प्रजा के कल्याण में कल्याण की बात आए, तो आप लोग जो है कौटिल्य का आंख बंद करके चुनाव कर लीजिएगा। कौटिल्य महोदय ने जो है इस स्टेटमेंट को लिखा है अपने अर्थशास्त्र में। तो आप लोगों का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में, अभी भी फिर से आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? ऐसा नहीं होना चाहिए, आ तो रही है आवाज, बिल्कुल क्लियर आवाज है। चलें, अच्छा वीडियो नहीं चल रही, पूजा जी कह रही हैं कि वीडियो नहीं चल रही है। वीडियो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अब कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। चलें, तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो जब भी प्रजा की खुशी की बात आए और कल्याण की बात आए तो आप लोग कौटिल्य महोदय को चुन लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वह धर्म का अर्थ नहीं जानते? आप लोग उत्तर करेंगे। अरविंदो, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस और आपको एम एन राय, चारों में से किसी एक का चुनाव करके उत्तर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते? किसने कहा है? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो जो लोग इसमें जो है महात्मा गांधी का एक बार फिर से यदि आप चुनाव करेंगे तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग महात्मा गांधी जी के साथ ही जाएंगे इस प्रश्न में, आपका उत्तर महात्मा गांधी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक चीज जो है वो आप लोग ध्यान देंगे कि जो है वो इन्होंने कहा है कि राजनीति से जो है वो धर्म का राजनीति से लेना देना नहीं है। जो लोग ये कहते हैं वो धर्म को नहीं जानते। और धर्म के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि धर्म जो है वो व्यक्ति के आचरण को, उसकी नैतिकता का विकास करता है। व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास जो है वो धर्म के माध्यम से ही होता है। और इस धर्म के पीछे क्या है, इस धर्म का आधार क्या था? आध्यात्मिकता। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। यहाँ पे ये धर्म की बात कर रहे हैं। जब धर्म की बात कर रहे हैं तो जैसे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, कोई भी धर्म जो है वो चोरी नहीं सिखाता है, चिकारी नहीं सिखाता है, हत्या करना नहीं सिखाता है। सभी धर्म जो है वो शांति का पाठ पढ़ाते हैं। सभी धर्म अपने जो है धर्म के लोगों को अच्छा से अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने इसी संदर्भ में कहा था कि जो लोग धर्म को अच्छे से नहीं जानते हैं वही कहेंगे कि जो है वो धर्म से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। धर्म और राजनीति जब तक जो है अच्छे आचरण वाले व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति जो होगी वो अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए इन्होंने जो है इस बात को आपने स्पष्ट किया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी जी के धर्म में जो है वो और आम धर्म में अंतर है। तो आप लोग उससे कंफ्यूज ना होइएगा। धर्म जो है वो आचरण का जो है वो आपकी नैतिकता का, आपके व्यक्तित्व का विकास करता है। ये गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? किसको जो है भारत का मैकियावेली कहा है लोगों ने? आपको कौटिल्य, शुक्र, मनु और बृहस्पति दिया है। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर कर दीजिए। चलें,
चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चलें तो जो लोग इसमें कौटिल्य महोदय का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके जो है भारत का मैकियावेली जो है वो कौटिल्य महोदय को कहा जाता है। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कौटिल्य की षाटगुण या नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, विपिन कुमार जी कह रहे हैं इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा? विपिन जी, इसके लिए आपको सेशन का मेंबरशिप लेना पड़ेगा 250 रुपए में। चलें, कौटिल्य की 60 गुण नीति का जो है वो कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? आसन, विग्रह, संश्रय और यान। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, तो चढ़ाई का मतलब यान होता है, आक्रमण करना या जो है किसी दूसरे राज्य पे चढ़ाई करना। इसका जो आशय है वो यान से है। इनके यान का जो षटगुण नीति में जो यान है उसका अर्थ है क्या है? वो है चढ़ाई करना, युद्ध के लिए जो है वो चढ़ाई करना। उसके बाद हमको जो आसन दिया हुआ है, आसन का मतलब होता है तटस्थता या उदासीनता। उसके बाद से हमको दिया हुआ है संश्रय। संश्रय का मतलब होता है कि राजा का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न करना। यदि कोई व्यक्ति जो है वो राजा का संरक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसको जो है इन्होंने संश्रय कहा था। यदि हम विग्रह की बात करेंगे तो युद्ध करने का निर्णय जो है उसे विग्रह कहा गया है। तो आप लोग ये जो आपके षटगुण नीति में जो 6 चीजें हैं उनको आप लोग 6 के 6 को याद रखिएगा, कहीं पे भी भूलना नहीं चाहिए। संधि का मतलब क्या होता है? शांति बनाए रखने के लिए गठबंधन करना। जो इन्होंने षटगुण नीति में 6 चीजें बताई हैं, बोल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। संधि का मतलब शांति बनाए रखने के लिए गठबंधन करना। दूसरा, विग्रह का मतलब होता है युद्ध करने की नीति बनाना। तीसरा जो है आपका यान है। यान का मतलब है युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण करने की जो है वो तैयारी करना। चौथा जो इन्होंने बताया था वो आसन बताया था, उसका मतलब तटस्थता या उदासीनता होता है। पांचवा संश्रय आपको बता चुका हूं कि संश्रय का मतलब राजा का संरक्षण प्राप्त करना। और छठा जो है वो द्वैधिभाव है, एक राजा के साथ संधि करके दूसरे राजा के साथ युद्ध करना जो है वो आपका द्वैधिभाव है। तो ये 6 के 6 आप लोगों को अर्थ के साथ याद होने चाहिए। उत्तर आपका इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? आप लोग तेजी से कमेंट करके बता दीजिए कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितने विभागों का उल्लेख किया है। 32, 33, 34 और 35। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख है? आज अफसाना जी सो गई हैं क्या? उनको सबसे ज्यादा नींद उन्हीं को आती है। चलें, तो उत्तर करिए कितने विभागों का उल्लेख जो है वो आपके अर्थशास्त्र में किया गया है। चलें, तो अर्थशास्त्र में जो है वो कुल 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, 34 विभाग बताए गए हैं। 34 विभागों के लिए अलग अलग मंत्रियों का भी उल्लेख किया है इन्होंने। तो जैसे आज के डेट में विभाग है, अलग अलग मंत्रालय हैं, वैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी जो है वो विभागों का जो है वो जिक्र किया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कुल 34 विभाग हैं। 34 को याद रखिएगा आप लोग। अब 34 को लिखने की जरूरत नहीं है, विभाग आपसे पूछा नहीं जाएगा। नहीं तो मैं 34 के 34 आप लोगों को नोट करवा दूं यदि आप लोग चाहेंगे तो। यदि इच्छा है तो मैं नोट करवा दूंगा, कोई मुझे समस्या नहीं है, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। विभाग 34 हैं और 34 विभागों में से आपसे पूछा नहीं जाता है। चलें, तो आज का सेशन जो है दोस्तों यहीं पे अब कंप्लीट हो गया। आज का सेशन सभी लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। और जाते जाते अपने पावन जो है वो हाथों से लाइक बटन को स्पर्श करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा अवश्य करेंगे आप सभी लोग। साथ में यदि संभव हो सके तो आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर करके और आप लोग जो है वो अपने पावन कर्तव्यों का निर्वहन करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। जो है यदि आपके दोस्त मित्र नहीं है
तो आप जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां कहीं भी संभव हो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें। चलें, और जो दोस्त जो है इस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं उनके लिए जो है वो 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। तो आप लोग जो है वो 250 रुपये का भुगतान करके, दोस्तों सेशन को जो है वो संचालित करने में खर्चा लगता है। मैं जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता था इस तरह की कोई चीज़, लेकिन चूंकि अब सेशन के लिए जो है वो कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो इसकी वजह से जो है ये शुल्क निर्धारित किया गया है। तो यदि आप चाहें, आपकी इच्छा हो, तो आप लोग ले सकते हैं। चलें चलें, सुनील जी कह रहे हैं नाइस सेशन। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। शिवांगी जी थैंक यू सर। चलें, स्वागत है आप सभी लोगों का। नियमित रूप से आप लोग समय से जुड़ जाया करें। चलें, नेहा जी कह रही हैं बेहतरीन क्लास रही। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी कह रहे हैं बहुत अच्छी व्याख्या। चलें, जी बस आप लोगों का प्रेम और सहयोग ऐसे ही बना रहना चाहिए। जी पता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग सेशन में बने रहते हैं और उत्तर देते हैं, और उनका जो है उनको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद होंगी, क्योंकि आपके उत्तर देने से कई बार उत्तर जो है वो आपके गलत भी होते हैं, और जिन उत्तरों को आप एक बार गलत कर देते हैं वो दोबारा गलत नहीं होगा। चलो, चलें, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, आपका प्रश्न है गांधी जी को जो है अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अच्छा, अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा? चलें, विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलें, तो अब सेशन को जो है यहीं पे अब दोस्तों सेशन का अंत कर दिया जाए। जी बिल्कुल, नियमित रूप से आप लोग आते रहिए। सेशन आप लोगों के लिए ही करा रहा हूं कि आप लोग अपनी गलतियों को जो है वो दूर कर लें। चलें, अब विवाद, यदि विवाद है प्रश्न को लेके, तो आप आयोग के उत्तर के साथ जाएंगे। आयोग ने जिस विकल्प को माना होगा आप उसके साथ जाएंगे। अब मुझे जो है वो श्योर नहीं है कि आयोग ने किसको माना है, और इसको माना है या विंस्टन चर्चिल को, लेकिन एथेंटिक किताबों में विंस्टन चर्चिल को ही मैंने पढ़ा है। तो आप लोग कोई भी विवादित प्रश्न यदि है तो उस विवादित प्रश्न पे आप आयोग के उत्तर के साथ जाएंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे। कोई भी कुछ भी कह रहा हो, आपको उसके सुनने की जरूरत नहीं है। और साथ ही आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो पॉलिटिकल थॉट का क्लास चल रहा था, इसमें राजनीतिक सिद्धांत तो लगभग मैं अब खत्म कर चुका हूं। एक दो चीजें बची हुई हैं इसमें। अब इसके बाद राजनीतिक विचारकों को पढ़ाऊंगा। तो अभी भी जो लोग जो है वो राजनीतिक विचारकों को पढ़ना चाहते हैं, जो आपके 9 या 11 राजनीतिक पाश्चात्य और जो है भारतीय विचारकों को जो लोग पढ़ना चाहते हैं,
वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगले हफ्ते से संभवतः आपकी जो होगी राजनीतिक विचारकों की क्लास शुरू हो जाएगी। तो आपके जो है वो प्लेटो से लेके और गांधी तक सारे जो आपके माफ करेंगे कौटिल्य और मनु आपको दिए हुए हैं भारतीय विचारकों में। गांधी की भी कुछ चीजें हैं, उनको भी जो है कवर करा दूंगा। तो आप लोग जो है इसको, देवेंद्र जी कह रहे हैं कि कल का टॉपिक क्या होगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है भारतीय विचारक खत्म थोड़े हो गए हैं, अभी भारतीय विचारकों से काफी सारे प्रश्न हैं। तो हम लोग अभी भारतीय विचारकों को ही देखेंगे। पाश्चात्य को खत्म कर लिया है, भारतीय विचारकों को भी 2-3 क्लास लगेगा, उसको जो है भारतीय विचारकों को भी खत्म कर लिया जाएगा। एक क्लास संभवतः एक क्लास और लगनी चाहिए भारतीय विचारकों में। चलें बिल्कुल। चलें देख लीजिएगा। मुझे जहां तक जानकारी है, मेरी जानकारी में वेस्टर्न चर्चिल ने कहा था। बाकी आयोग के आंसर को देख लीजिएगा। यदि आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स हो तो आप लोग मुझे भी बता दीजिएगा। मैंने जहां से पढ़ा है या मेरे पास एक बार फिर से मैं चेक कर लूंगा। लेकिन देवेंद्र जी कह रहे हैं संविधान रहेगा उस। अरे देवेंद्र जी, मैं सिर्फ राजनीतिक विचारकों की बात कर रहा हूँ। संविधान अब पढ़ने का समय बचा हुआ है, एग्जाम आपके सर पे है और आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान खत्म हो चुका है कभी का। अब संविधान दोबारा नहीं कराऊंगा, समय नहीं है कि संविधान को दोबारा करा दें। कृति जी कह रही हैं कि सर क्लास की टाइमिंग क्या है। ये जो प्रैक्टिस क्लास है इसकी टाइमिंग जो है वो आपके 9 बजे से है, और जो आपके राजनीतिक विचारकों की जो क्लास होगी वो शाम के 5:30 बजे से। चलें, तो नियमित रूप से दोस्तों आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। आपके एक एक टॉपिक को जो है क्लियर करा दूंगा, इस सेशन में भी क्लियर कराऊंगा। बाकी जो राजनीतिक विचारक वगैरह पढ़ना चाहते हैं आप लोग, अब सिर्फ राजनीतिक विचारक और कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीतिक विचारकों को जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जो है वो राजनीतिक विचारक अगले हफ्ते से संभवतः आपको शुरू कर दूंगा। राजनीतिक विचारकों को जो आपके 10 या 11 आपके टीजीटी में राजनीतिक विचारक दिए हुए हैं, सबको जो है वो एक लाइन से बारी बारी से खत्म कर देंगे।